नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको एक पॉलिटी का वीडियो दिया था और मैंने उसमें बताया था कि वास्तव में पॉलिटी क्या है, थीम दिया था। अब आगे मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा। देखिए, मैं ये वीडियो इस तरह इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इसमें सुनना है और आपको समझना है, और आपको जो लर्न करने वाली चीज़ अपने आप याद हो जाएंगी। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। दो दो बार बोल के, तीन तीन बार बोल के उसको याद कर लेना, क्योंकि आप कई सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, उसमें आप पढ़ाते हैं, आप उसको देखिए, पढ़िए। अगर आपको इस तरह अच्छा लगता है केवल सुन के याद कर लो, क्योंकि वास्तव में कोई यूट्यूब जब खोलते हैं तो लगता है केवल सुनते रहो, अच्छा समझाने वाला हो। तो मैंने एक कोशिश की है और मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि संविधान क्या है। संविधान में मैंने यही बताया था कि संविधान वास्तव में राज्य, सरकार और व्यक्ति का समन्वय ही संविधान है। मतलब आपका पॉलिटी, पूरा पॉलिटी को मैंने यही इसी में बता दिया कि कुछ भी काम होता है, राज्य करती है, सरकार करती है, तो वो व्यक्ति के भविष्य के लिए करती है, व्यक्ति के निर्माण के लिए करती है, व्यक्ति की ज़रूरतों के लिए करती है। तो अब मैं भारतीय संविधान में जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान में जाते हैं तो उद्देशिका आती है। उद्देशिका को हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है, जो कि बाद में कहा गया। पहले तो यही विवाद रहा कि वास्तव में उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा है कि नहीं, लेकिन बाद में इसका एक अभिन्न अंग माना गया। कुछ राइटर्स कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि वास्तव में जो उद्देशिका है उसमें बताया गया कि संविधान में क्या है अंदर। तो उद्देशिका क्या है? उद्देशिका में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की उद्देशिका है। तो इसमें हमारी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। किस किस की? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, आप जिस पे चाहे विश्वास करिए, आपको स्वतंत्र। धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की, किसी भी धर्म को अपनाइए, किसी भी ईश्वर की, गॉड की उपासना कीजिए, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब आपको अपनी प्रतिष्ठा की समानता का अधिकार है। सबके लिए अपनी प्रतिष्ठा अच्छी होती है, मतलब सब लोग अपने लिए अपने आप में प्रतिष्ठित है, ठीक है। और अवसर की समानता, मतलब कि हर सेक्टर में आपको नौकरी, हर सेक्टर पे आप जा सकते हैं, आप अगर इसके योग्य हैं तो। और अखंडता सुनिश्चित कराती है। और इसमें बंधुता की भी बात की गई है, भाईचारे की। तो ये है। अब देखिए, इसमें मैंने बताया था कि इसमें विवाद है कि नहीं, विवाद था कि ये संविधान का भाग है कि नहीं। तो इसमें अगर संविधान का भाग एक्चुअली में नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो एक 1960 में, याद रखना, बेरूबारी वाद आया था। उसमें इन्होंने कहा था कि ये संविधान का अंग नहीं है, ये संविधान के निर्माताओं को मन के जानने की कुंजी है। कि मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद में एक गोलकनाथ वाद आया, जिस समय हिदायतुल्लाह आपके चीफ जस्टिस थे। इन्होंने भी ऐसे कुछ बताया, लेकिन इन्होंने यही बताया कि ये संविधान की आत्मा है। इन्होंने भी ये बताया था कि ये संविधान की आत्मा है। अब आगे जो मेनली आपको पढ़ना है वो है 1973 का केशवानंद भारती बनाम वाद। इन्होंने ये बताया था कि ये हमारे
संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसमें संशोधन तो हो सकता है पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि आधारभूत ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आधारभूत ढांचा जो आपकी उद्देश्य का कह रही है कि आधारभूत ढांचा मतलब बरकरार रख के, मतलब जो उद्देशिका में कोई चेंजमेंट ना होने पाए, आप इसमें संशोधन करके इसमें कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें इसी कारण से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए। जो कई बार पूछा जाता है कौन से 3 वर्ड जोड़े गए, तो वो आपके थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देखिए, अब तो ये मैंने बता दिया। अब आपको क्या बताना है, पहले हमारे जब संविधान शुरू हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे और आपके 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखिए 450 प्लस आपके अनुच्छेद है, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम सबको लेके चलेंगे, भाग कितने हैं, क्या है, किस भाग में, अनुसूची कितने क्या है, अनुच्छेद में क्या, सब कुछ। तो अब आते हैं भाग फर्स्ट। तो वो भाग फर्स्ट में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, भारतीय संघ के नाम दिया गया है, जो आपकी पहली अनुसूची का भी टाइटल यही है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। हमने आपको बताया था कि वास्तव में संघ क्या है। संघ वो है जो केंद्र और कोई छोटी मोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। केंद्र के अलावा भी कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। वास्तव में अपने यहाँ भारत में एक तरीके से पूरे से पूरा संघ नहीं कहा जा सकता। आपने सुना होगा एक संघात्मक सरकार। संघात्मक में ये होता है कि संघात्मक में केंद्र को और राज्य को इक्वल पावर होती है। हर चीज़ में वो आपको अपने आप में विचार कर सकता है, कोई भी रूल फॉलो करवा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अर्धसंघात्मक है, क्योंकि पूरी शक्ति तो सेंट्रल पे ही है अधिकतर। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, चाहे डिफेंस सेक्टर में देख लीजिए और चाहे आप मेडिसिन सेक्टर में देख लीजिए, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए फर्स्ट में आपके आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। अब आर्टिकल 1 में क्या, भाग फर्स्ट में आर्टिकल 1 से लेके 8 तक आता है। अब देखिए आर्टिकल 1 में क्या है, भारत अर्थात भारत और इंडिया शब्द का वर्णन किया गया आर्टिकल फर्स्ट में। याद कर लीजिए, आर्टिकल फर्स्ट में भारत और इंडिया शब्द का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 2 में कहा गया है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंध के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में संबंध से बताया गया। और आर्टिकल 3 में बताया गया है किसी भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, अगर वो आपके उसमें मिल गया है, आपके राज्य में आ गया किसी भी तरीके। जैसे उत्तराखंड वाला केस हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो उसके क्षेत्र में चला गया तो अधिकार बनाने का, नाम परिवर्तन करने का शक्ति मिल गई। अब आर्टिकल 4 में क्या है, ये पहली और जो चौथी अनुसूची है उनमें संशोधन की बात कही गई है। वास्तव में अमेरिका में वास्तव संघ है, क्योंकि उसमें केंद्र और राज्य को सबको इक्वल शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपने यहाँ तो सेंट्रल की तरफ भी झुकी हुई है, चाहे वित्तीय मामलों में देखो, चाहे डिफेंस सेक्टर में देख लो। इसलिए हमारे यहाँ संघात्मक नहीं, अर्धसंघात्मक है। हमारे यहाँ भारत में कैसी पड़ा सिस्टम है, अर्धसंघात्मक या परिसंघात्मक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंट्रल की तरफ झुकाव ज़्यादा है। एक हमारा आपने सुना होगा सहकारी संघवाद। ये क्या होता है? सहकारी संघवाद आपका वो होता है जब कोई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो आपकी कई सारे आयोग के साथ मिलकर काम करती है। जैसे आपका नीति आयोग हो गया, GST आयोग हो गया, कोई भी योजना चल रही है उसके लिए कोई नया आयोग गठित कर दिया गया, तो वो सब मिलके चलते हैं, वो आपका सहकारी संघवाद होता है। तो ये तो हो गया भाग 1। भाग 1 में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आता है। अब भाग 2 किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से, नागरिकता से संबंधित है।
और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आता है। अब आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में कहा गया संविधान की प्रारंभ से नागरिकता, संविधान की प्रारंभ से नागरिकता आर्टिकल 5 में आता है। आर्टिकल 6 में आता है पाकिस्तान से भारत में आना, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करते हैं उनको नागरिकता मिल जाती है। तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आना, और आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने पे आपका नागरिकता, और आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय आते हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं और उनको सिटीजनशिप इंडिया की भी प्राप्त है। जैसे आपका NRI हो गया, OCI हो गया, PIO हो गया, ये सब। जैसे NRI मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। NRI क्या होते हैं वास्तव में? NRI होते हैं जो कुछ समय के लिए आपके जाते हैं और फिर इसके बाद में व्यापार करके चले जाते हैं। और आपके PIO क्या होते हैं? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। PIO क्या होते हैं? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। PIO कार्ड बनते हैं, OCI कार्ड करते हैं। और OCI क्या होते हैं? समुद्र पारीय भारतीय होते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये आपके द्वीप होते हैं ना, उनमें रहते हैं, उनमें ने कई अधिकार मिले होते हैं, वहाँ पे जाके व्यापार कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बसा सकते हैं और द्वीप में कोई खोज कर सकते हैं, ये सब। तो जैसे मैंने बताया कुछ जिनका जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन दूसरे देशों में जाकर स्थायी रूप से बस गए हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन दूसरे देशों में जाकर स्थायी रूप से बस गए हैं, वो आपके PIO कहलाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। जैसे सुनीता विलियम्स, वास्तव में इनके कोई पैतृक जो दादा थे वो यहाँ इंडियन के थे और ये जाके विदेश में बस गए थे, इन्हें कुछ वीज़ा में छूट भी मिलती है। लेकिन ये सब अलग थे, PIO अलग था, OCI अलग था। लेकिन आपका जो नागरिकता संविधान संशोधन 1955 है, उसमें संशोधन किया गया। नागरिकता एक्ट जो होता है वो कब आया? 1955 में, ये भी पूछा जाता है। इसमें संशोधन हुआ कब? 2015 में। और PIO और OCI कार्ड को एक साथ मिला दिया गया, मतलब कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को मिला दिया गया। और हमने बताया जैसे NRI कुछ समय के लिए गए और फिर भारत आ जाते हैं, और इसलिए इन्हीं के लिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। आर्टिकल 9 में अब देखिए आर्टिकल 8 तक हो गया। आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय हो गए। आर्टिकल 9 जैसे आर्टिकल 9 में है विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते। ये लोग क्या करते हैं? विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं, और इनकी जैसे ही ये विदेशी राज्यों की नागरिकता अर्जित करेंगे इनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। और एक तो इससे नागरिकता ख़त्म होती है, एक देशद्रोह से नागरिकता ख़त्म हो जाती है। नागरिकता मान लो एक पहचान है जिसमें विदेशियों को थोड़ा कम इसमें आपके राइट होते हैं, बस। और क्या। अब आर्टिकल 5 से 11 तक हो गया। आर्टिकल 10 में बताया गया कि आर्टिकल 10 में कहा गया कि नागरिकता का अधिकार बना रहने के बारे में प्रबंध किए गए। और आर्टिकल 11 में नागरिकता के अधिकार को बनाने के लिए कई कानून हैं, जो आप अगर हैं तो जैसे जन्म से, आपका देशीयकरण से, मतलब अभी जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग हुआ और अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया और उसमें भूमि चली गई, तो वो आपका उसका हो जाएगा, तो देशीकरण से हो जाएगा। अर्जित क्षेत्र के माध्यम से जो क्षेत्र किसी में मिल गया तो वो भी उसकी नागरिकता प्राप्त कर लेगा। रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उससे भी नागरिकता प्राप्त की जाए। तो इस तरह मैंने भाग 1 भाग 2 पढ़ाया, और भाग 1 आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 नागरिकता। इसी तरह मैं आगे पढ़ाऊँगा। और मैं थोड़ा नोट्स बना के क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या और क्या सब, इसलिए मैं नोट्स बना के पढ़ाता हूँ। और आगे अब आपका भाग 3 से शुरू होगा। थैंक यू।